गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। आवाज आ रही है मेरी सबके पास? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को आपका जो रिजल्ट है उसके लिए बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन। आप लोगों ने थैंक यू अच्छा सर। किया। और इससे भी अच्छा, जो भी अच्छा किया, जो भी सबका रेफरेंस अलग है, उससे अच्छा हमको आगे रिपीट करना है। ठीक है, चाहे वो जे मेन हो या 12, अभी से रेडी होते रहना उसके लिए। ठीक है, अभी खैर सेलिब्रेशन का टाइम है, कल ही रिजल्ट आया है, एक दो दिन तो सेलिब्रेट आप करेंगे ही, ये हक बनता है आपको, सो करिए। तो कुछ लोग स्कूल, उसका मैसेज आया कि आज स्कूल जाना है हमको, तो उन लोगों को रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। फिर ये रिजल्ट आने के एक दो दिन तक तो रहता है कि अपने पुराने स्कूल जाना है। जो लोग स्कूल बदल रहे हैं और नए स्कूल के लिए फॉर्म भरते हैं, वहाँ जाते हैं, बहुत सारे जगह आपको बिजी रहना होता है, ट्रैवल करना होता है। ठीक है, ये सब होता रहेगा। तो बाय द टाइम हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, आज समय कम है, 8 बजे से स्कूल क्लास भी शुरू हो जाती है, तो कोशिश करेंगे मैक्सिमम चीज़ें इसी में रहें और इधर उधर की बातें ना। सर एटॉमिक डाउट स्ट्रक्चर हम क्लास लोग कब पढ़ रहे थे। रखिएगा? और डाउट क्लास रख लेंगे बेटा, वो तो कभी भी रख लेंगे डाउट क्लास, तो सुबह सुबह डाउट क्लास कभी भी रख सकते हैं मॉर्निंग आवर्स में। ठीक है, शाम का ही प्रॉब्लम रहता है, शाम को क्लास आपका भी रह सकता है, मेरा भी रह सकता है, सुबह हम फ्री हैं तो सुबह के कभी भी डाउट क्लास रख सकते हैं। ठीक है। हम्म, तो आपको CPU 1 दिया था मैंने, उसके कई क्वेश्चन क्लास में करा दिए थे, उसी टाइप के क्वेश्चन थे, चाहे प्लान्स की क्वांटम थ्योरी के क्वेश्चंस रहे हों, चाहे मोजलेस लॉ पे क्वेश्चन रहे। मोजले लॉ के क्वेश्चन थोड़े टिपिकल होते हैं, है ना। चाहे वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे क्वेश्चन रहे हो, चाहे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन रहे हो। ये CP1 दो पेज में था, पेज 1 फ्रंट, पेज बैक, पेज 2 बैक में। इसमें अच्छे क्वेश्चन थे। और जब आप जानते हैं, मैंने बोला है जब किसी टॉपिक के अंदर मैं क्वेश्चन देता हूँ तो शुरू के क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन जैसे उस टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं, जैसे मोजलेस लॉ, पहला क्वेश्चन उसका आसान हो, दूसरा थोड़ा टिपिकल। अगर दो ही क्वेश्चन है तो, किसी में 5 क्वेश्चन है तो 1 से 5 तक जाएंगे तो उसमें धीरे धीरे नीचे क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल, कैलकुलेशन लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होगा। आई होप कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस किए होंगे। कुछ डाउट है, विल डिस्कस। राइट, अभी हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और यहाँ हमने हमने याद करिए हमने क्या कहा था, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू किया तो हमने कहा सबसे पहले डाल्टन ने सोचा था एटम नाम की कोई चीज होती है। सबसे पहले किसने सोचा? डाल्टन ने सोचा था एटम नाम का कुछ होता है। क्या होता है? किसी चीज को काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, स्मॉलेस्ट पार्ट जो है, जो स्ट्रक्चरलेस है, उसको हम एटम बोलते हैं। डाल्टन ने बोला था एटम स्ट्रक्चरलेस है, बट आज हम जानते हैं एटम का स्ट्रक्चर होता है अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ। एटम को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। डाल्टन के बाद फिर एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से पता लगा कि एटम के अंदर चार्ज होता है। वो चार्ज कैसा होता है, वो चार्ज कितना होता है, उसके लिए डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया। और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ। उसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते करते गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन डिस्कवर किया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे रहते होंगे, उसके लिए तरबूज मॉडल आया, वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। लेकिन रदरफोर्ड से सेटिस्फाई नहीं थे, उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। और उस एक्सपेरिमेंट से पता किया कि नहीं नहीं, एटम तो तरबूज जैसा नहीं है। इसमें एक छोटा सेंटर होता है और 19 और ज्यादातर पार्ट खाली है। और उस छोटे सेंटर का साइज बहुत छोटा, उसको न्यूक्लियस बोला। न्यूक्लियस को रदरफोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया था अपने मॉडल के थ्रू। ठीक है, तो रदरफोर्ड का मॉडल क्या था? यही सोलर सिस्टम से तो जुलता जुलता, बीच में सन है, सन के अराउंड प्लैनेट घूमते हैं, उसने ऐसे सोचा बीच में न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। राइट, ये था बोर्स रदरफोर्ड मॉडल, लेकिन इसके भी अपने डिफेक्ट थे। ठीक है, अब इसके डिफेक्ट को दूर करने के लिए हमें बोर्स मॉडल पे जाना होगा। लेकिन बोर्स मॉडल पे जाने से पहले, रदरफोर्ड मॉडल को छोड़ के बोर्स मॉडल पे जाने से पहले, बीच में छोटे मोटे 8-10 पॉइंट मैंने कहा था आपको बताएंगे, शायद मैंने बताए भी। उनमें एक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, उसका वेव लेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, स्पीड टर्म, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आफ्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का उपयोग करते हुए, स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का उपयोग किया था किसने? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किया था उन्होंने, आइंस्टीन ने। आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हमने देखा। एंड आफ्टर दैट, इन दोनों चीजों के बाद हम आगे गए थे तो हमने दो चीजें देखी थी छोटी छोटी। एक था एटॉम कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्सरे डालो कैथोड डालो, उससे एक्सरे निकलेगी, और एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी है वो मेटल, जिस मेटल में डाल रहे उससे मैच कर सकते हैं, इसके लिए मोजलेस लॉ आया था।
और फिर आया था ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी जो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर, वो ब्लैक बॉडी होती है और उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसका उलट सोचो, मतलब सब कुछ एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर बढ़ाएगा, ये ब्लैक बॉडी हो गई, लेकिन उल्टा सोचो, इसको खाली टेम्परेचर बढ़ा दे तो सब कुछ निकलना शुरू हो जाए, उसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। आउट ऑफ दो रेडिएशन कोई एक डोमिनेट करता हो, जो डोमिनेट करता है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ, जो भी डोमिनेट वेवलेंथ करती है उसको बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। और ऐसा बोलते हैं लैम्डा मैक्स और टी में एक रिलेशन होता है कि लैम्डा मैक्स इंटू टी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। इस पे भी क्वेश्चंस मैंने दिए थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, ठीक है। अब हम आज बोर्स मॉडल स्टार्ट करेंगे। तो रदरफोर्ड के बाद बोर्स पे जाने वाली छोटे छोटे पॉइंट जो थे हमको समझ में आने चाहिए थे, इनका यूज बहुत इंपॉर्टेंट यूज, मुझे लगता है आपको इनसे रिलेटेड कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में डाउट भले हो लेकिन कंसेप्चुअल डाउट अभी नहीं होना चाहिए। एक डाउट था, बोलिए सर मोजलेस जो फॉर्मूला दिए थे उसमें ए का वैल्यू क्या लेना है? बेटा, ए तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ए का वैल्यू तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स नहीं है, ये मेटल के नेचर पर डिपेंड कर जाएगा कौन सी मेटल आपने ली, ठीक है। या बहुत सारी कंडीशन, ए की वैल्यू फिक्स नहीं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसको यूज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है इक्वेशन दो बार लिखो, रूट ऑफ न्यू इक्वल्स टू ए इन ब्रैकेट जेड माइनस बी, इसको दो बार लिखो, दोनों में क्या चेंज होगा, न्यू चेंज होगा, जेड चेंज होगा, ए कांस्टेंट होगा, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और डिवाइड करो तो ए कैंसिल हो जाए, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो आज हम लोग बोर्स मॉडल, जिसके लिए हमने इतने दिनों से वेट किया, स्टार्ट करते हैं। और बोर्स ने वो रदरफोर्ड के डिफेक्ट को दूर किया, तो राइट ऑन बच्चों, बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब ये बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है, लालपुर बैच के लोग अपना ओटीपी एक बार लिख लें, 6291 कॉपी में लिख लीजिए, लालपुर बैच 6291, ठीक है। ओटीपी इधर क्रिएट हो गया बाय द टाइम आपको पढ़ाते पढ़ाते। हाँ बच्चों, तो इस बोर्स मॉडल में क्या था, सबसे पहला डिफेक्ट क्या था रदरफोर्ड का, रदरफोर्ड का पहला डिफेक्ट था कि अनसर्टेन ऑर्बिट। याद करिए, उसने बोला था कि ये न्यूक्लियस है, ये एटम, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेंगे, न्यूक्लियस के पास घूमेंगे, ये न्यूक्लियस से दूर घूमेंगे, या उनकी कभी पास कभी दूर लगातार वेरी करते रहेंगे, उनका ऑर्बिट क्या होगा, ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, इस बारे में कुछ नहीं बताया। ऑर्बिट की रेडियस फिक्स होगी या हर पल वेरी करेगी, कुछ नहीं बताया था किसने, रदरफोर्ड मॉडल में। बस ये था सर्कुलर ऑर्बिट होंगे, लेकिन वो कैसे होगा, इससे नहीं, अर्थ का अपना ऑर्बिट है, फिक्स है। उसी प्रकार क्या हर एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट फिक्स होता है, ये रदरफोर्ड ने नहीं बोला, उन्होंने बोला घूमेगा, है ना, अनसर्टेन ऑर्बिट। बट बोर ने क्या किया, बोर ने कहा ये अनसर्टेन ऑर्बिट नहीं होते हैं, जैसे सन के अराउंड अर्थ एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे घूमती है, उसी प्रकार अर्थ का ऑर्बिट फिक्स है, उसी ऑर्बिट में घूमेगी, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट भी फिक्स होता है। इलेक्ट्रॉन कोई रैंडम ऑर्बिट में नहीं घूमता, उसका फिक्स्ड ऑर्बिट है। तो जो अनसर्टेन ऑर्बिट की कहानी थी, कहां घूमेगा कैसे घूमेगा, ये उसने अपने पहली पॉइंट से दूर कर दी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में चलता है। तो पहला पॉइंट लिखिए बोर्स मॉडल का, देखिए, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स in fixed circular orbit around nucleus। इन ऑर्बिट को उसने ऐसे नाम दिया, देखिए ना, ये न्यूक्लियस, ये एटम। उसका देखो जो ऑर्बिट होते हैं फिक्स होते हैं, ये ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन होगा तो इसमें घूमेगा, ये दूसरा ऑर्बिट, ऐसे करके बहुत सारे ऑर्बिट। उसने इन ऑर्बिट को नाम भी दिया KLMN, K ऑर्बिट, KLMN। पहले शेल को, फर्स्ट शेल को K बोला, सेकंड शेल को L, तीसरे को M, चौथे को N, तो KLMN करके नाम दिए उसने। बच्चों KLMN जब भी बोले K शेल मतलब पहले शेल की बात कर रहा है, L शेल मतलब दूसरे शेल की बात कर रहा है, KLMN करके वर्ड चलता है। ऐसे ही पहले उसने सजेस्ट किया था K शेल, L शेल, M शेल, N शेल, 1 2 3 4, राइट, याद रखिएगा 1 2 3 4, K शेल मतलब यानी पहले ऑर्बिट की बात कर रहा है। तो पहला जो पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस।
दूसरा पॉइंट, जब उसने बोला कि भाई ऑर्बिट फिक्स है तो तुरंत लोगों ने पूछा ठीक है, अगर ऑर्बिट फिक्स है तो बताओ उसकी रेडियस भी तो कुछ ना कुछ होगी। याद करिए इसको, ऐसे इमेजिन करिए जैसे नहीं कभी स्कूल में एनुअल गेम्स होते हैं, है ना, तो एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड में क्या होता है, रेसिंग ट्रैक बना दिए जाते हैं, रेसिंग ट्रैक ऐसे नजर आते हैं, है ना, सर्कुलर अगर ग्राउंड है तो उसमें रेसिंग ट्रैक ऐसे होते हैं, ऐसे रेसिंग ट्रैक, रेसिंग ट्रैक। अब उसमें थोड़ी कोई बंदा हमेशा दौड़ता ही रहे, रेसिंग ट्रैक है, जब उसमें रेस होगी तो लोग उसी ट्रैक में दौड़ेंगे, नहीं तो खाली रहेगा, है ना। मतलब ये नहीं कि सर कोई रेस हो रही कि नहीं हो रही, उसमें लोग खड़े कि नहीं खड़े, दौड़ रहे कि नहीं दौड़ रहे, रेसिंग ट्रैक वहां मौजूद रहेगा। उसी प्रकार से ऑर्बिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन है तो उसमें घूम रहा होगा, ऑर्बिट आप फील कर सकते हैं, है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऑर्बिट इनविजिबल हो जाएगा, लेकिन रहेगा वहीं मौजूद। जैसे रेसिंग ट्रैक वहीं मौजूद रहता है, वैसे ऑर्बिट वहीं मौजूद, ऑर्बिट कहीं जाएगा नहीं, ऑर्बिट वहीं रहेगा जहां है, ठीक है, ऑर्बिट जहां है वहीं रहेगा, ऑर्बिट कहीं भी जाएगा नहीं। अच्छा, तुरंत दूसरा क्वेश्चन आया, भाई ऑर्बिट की रेडियस बताओ, तो उसने कहा देखो रेडियस कोई ऐसी वैसी नहीं होगी, रेडियस भी एक सर्टेन कंसेप्ट के आधार पे होगी, है ना। ध्यान रखिए फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, वेलोसिटी v होती है, मोमेंटम m इंटू वी होता है, और एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा m v इंटू आर। जिस रेडियस में चल रहा है, अगर सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम ये हो जाएगा m v r, वेलोसिटी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। और जब बोर्ड से पूछा गया कि बताइए रेडियस क्या होगी, तो उसने रेडियस को निकालने के लिए क्या किया, इसी एंगुलर मोमेंटम का यूज किया। उसने कहा देखो ये जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा ना, जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा सर्कुलर पाथ पे, किसी ऑर्बिट में घूमेगा, तो जो ऑर्बिट की रेडियस आर है वो ऐसे वैसे कुछ भी नहीं होगी, ऑर्बिट की रेडियस आर फिक्स है। और आर कैसे फिक्स है, उसने कहा आर ऐसे फिक्स है, आर की वही वैल्यू होंगी जिसमें एक पर्टिकुलर रूल फॉलो हो। तो ओनली लिखिए, आप लिखिए ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड in which angular momentum of electron, in which angular momentum के आगे ब्रैकेट में लिखिए mvr, only those circular orbits are permitted in which angular momentum ब्रैकेट में mvr of electron is integer multiple of h upon 2 pi, is integer multiple of h upon 2 pi। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीजर मल्टीपल h अपॉन 2 पाई। देखो यहाँ पे n कोई इंटीजर है, आगे जाके इसको हम क्वांटम नंबर नाम देंगे, अभी तो n इंटीजर मान लो, यानी 1 पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 ऐसा, ये जहां n एक इंटीजर है, आगे जाके इसी n को हम एक क्वांटम नंबर नाम देंगे, n h अपॉन 2 पाई, n एक क्वांटम नंबर हो जाएगा बच्चों, आगे जाके आगे जैसे क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो उसने क्या बोला कि n, ये ऑर्बिट ऐसा कोई रैंडम ऑर्बिट नहीं होगा। जैसे देखिए रेसिंग ट्रैक सर्टेन बनाए जाते हैं ना, वैसे ही ऑर्बिट फिक्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन हो नहीं हो ऑर्बिट वहां मौजूद होगा, इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें घूमता दिखेगा, नहीं तो खाली ऑर्बिट खाली होगा और आपको दिखेगा नहीं। अरे अर्थ का ऑर्बिट क्या दिखता है, अर्थ जिस ऑर्बिट में चल रही क्या वो देख सकता नहीं, वो तो इमेजिन कर सकता है इस पाथ पे गई है तो ऑर्बिट होगा। उसी प्रकार ये ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के पाथ होते हैं जो हमेशा मौजूद रहते हैं, दिखते तब हैं जो इलेक्ट्रॉन में होता, नहीं तो इनविजिबल रहते हैं। तब आप इलेक्ट्रॉन घूम रहे तो आप विजिबल इनको इमेजिन कर सकते हैं, विजुअल नहीं इमेजिन कर सकते हैं। और कहते हैं ये ऑर्बिट ऐसे होते हैं, इनकी रेडियस ऐसी होती है कि इस फॉर्मूले को फॉलो करें, कौन सी, एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। ध्यान रखना h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 पाई तो आप जानते हैं, और n क्या होता है, n इंटीजर है, n की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है, mvr इक्वल्स टू h अपॉन 2 पाई होगा, या 2h अपॉन 2 पाई, या 3h अपॉन 2 पाई, या 4h अपॉन 2 पाई, या 5h अपॉन 2 पाई, मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई होगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, राइट। सर इससे पहले जो रेसिंग ट्रैक वाला बात बताया था वो एक बार बता सकते हैं सर, ऑडियो नहीं आया था। कुछ नहीं रेसिंग, अरे रेसिंग ट्रैक वाला बात नहीं बताया था, ये बोले थे बेटा कि जैसे रेसिंग ट्रैक होता है ना, उसमें कोई दौड़े नहीं दौड़े, वो अपनी जगह मौजूद रहता है, रात के समय कोई नहीं दौड़ रहा लेकिन वहां पर ट्रैक बना हुआ है, वैसे क्या है, इलेक्ट्रॉन हो नहीं हो ट्रैक रहेगा, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट रहेगा, इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो ऑर्बिट विजिबल होगा, नहीं तो ऑर्बिट विजिबल नहीं होगा, ठीक है। सर वो स्टेटमेंट एक बार रिपीट कर दीजिए।
कौन सा स्टेटमेंट? सर ओनली दो सर्कुलर ऑर्बिट्स वाला। देखिए, ओनली दो सर्कुलर ऑर्बिट्स आर परमिटेड in which only those circular orbits are permitted in which angular momentum ब्रैकेट में mvr in which angular momentum ब्रैकेट में mvr bracket close is integer multiple of h upon 2 pi is integer multiple of h upon 2 pi। डोरंडा बैच के बच्चे भी अपने ओटीपी नोट कर लें 9580। डोरंडा बैच के बच्चे भी अपना ओटीपी नोट कर लें 9580। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। 9580 लिख लिया सभी ने? चले, हाँ जी। तो ऑर्बिट फिक्स होते हैं और ऐसे वैसे नहीं, वही फिक्स हैं जिसमें ये रेडियस के लिए फॉर्मूला फॉलो हो। क्या? एंगुलर मोमेंटम इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi। आई रिपीट, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi, राइट? h upon 2 pi का इंटीजर मल्टीपल होना ही चाहिए, राइट? अच्छा, तो जो पहला ऑर्बिट होगा उसमें n इक्वल टू 1 रख देना। पहले ऑर्बिट के n इक्वल टू 1 रखो तो पहले ऑर्बिट की रेडियस आ जाएगी। इस फॉर्मूला क्या होना चाहिए? आप चाहते दूसरे ऑर्बिट की रेडियस निकाली तो n इक्वल टू 2 रख दो, दूसरे ऑर्बिट की रेडियस आ जाएगी। अगर दूसरा ऑर्बिट होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेगा? n की वैल्यू बदलते जाओ, ऑर्बिट की रेडियस बदलती जाएगी। ठीक है, तो ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi। तो पहले दो, क्या हो बेटा? तो फॉर्मूला ये कहाँ से आया? फॉर्मूला ये कहाँ से आया? देखो, ये बोर्ड्स का मॉडल है, ठीक है। वैसे तो फॉर्मूला डिराइव अभी हम लोग करेंगे सारे, ठीक है, लेकिन ये उसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला जाता है। ये उसने कहा कि यही इसी रिलेशन के हिसाब से हम एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करेंगे, mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। ठीक है, वैसे ये रिलेशन जो है ना, ये रिलेशन आइंस्टीन के उससे आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और आइंस्टीन इक्वेशन को कंबाइन करके आता है। हम लोग डिस्कस कर देंगे अभी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है और आइंस्टीन इक्वेशन जो है इक्वल टू mc स्क्वायर, उनको रिलेट करके कर सकते हैं, राइट? चलिए, इसको हम डायरेक्ट पूरा भी, ये तो अभी हम खाली मॉडल की बात कर रहे हैं, मतलब क्या क्या पॉइंट आए, फिर इनको मैथमेटिकली कैसे प्रूव किया उस पर भी चलेंगे हम लोग। बहुत बड़ा मॉडल है, बहुत सिंपल चीजें हैं। हाँ जी, तो पहला ऑर्बिट फिक्स होते हैं, दूसरा पॉइंट उनकी रेडियस क्या होती है इस फॉर्मूले से निकाल लो, याद रखना NH अपॉन 2 पाई। अच्छा बच्चों, एक बार और, कि H अपॉन 2 पाई को कई बार ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। H अपॉन 2 पाई जो होता है, H अपॉन 2 पाई, इसको कई जगह H क्रॉस करके लिख दीजिए, H और ऐसे क्रॉस। अगर कहीं H के ऊपर ऐसे क्रॉस लगा दिया तो ये H अपॉन 2 पाई का शॉर्ट फॉर्म है। H अपॉन 2 पाई को H क्रॉस जैसा भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है? ऐसे H अपॉन 2 पाई को H क्रॉस जैसा भी लिख सकते हैं। सर इसका कुछ नाम होगा? नहीं, कुछ नाम नहीं, ऐसे H क्रॉस बोलते हैं। H अपॉन 2 पाई को H क्रॉस के मतलब यहाँ ऐसा लिख सकता है N इंटू H क्रॉस, तो ये नहीं कि H क्रॉस तो पढ़ा ही नहीं है, H क्रॉस उसी H अपॉन 2 पाई को H क्रॉस से रिप्रेजेंट करता है। चलो, तीसरा पॉइंट बच्चों, सॉरी, रदरफोर्ड के मॉडल का जो डिफेक्ट था वो दूर हो गया। क्या डिफेक्ट था? अनसर्टेन ऑर्बिट। अनसर्टेन ऑर्बिट को सर्टेन किया और उसकी रेडियस भी बताई, पहला डिफेक्ट दूर हो गया। दूसरा डिफेक्ट क्या था? क्या था? याद था? स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन लगातार घूमेगा। देखो, दूसरा डिफेक्ट ये था, अगर याद हो उसमें, कि ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन लगातार घूमेगा, उसकी एनर्जी कम होगी, पाथ छोटा होगा, अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस से टकरा जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। और ऐसा नहीं होता है ना? क्यों नहीं होता? ये रदरफोर्ड तो नहीं बता पाए ऐसा क्यों नहीं होता है, लेकिन हाँ, बोर ने बताया कि देखो भाई, हर एक ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का अपना घर होता है। ध्यान दीजिएगा, हर एक ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का अपना घर होता है, और वो एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है। कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब उसमें घूमते समय एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा।
जैसे अर्थ है, अर्थ अपने ऑर्बिट में घूम रही है, थोड़ी कि एनर्जी लूज कर रही है, अपने ऑर्बिट में घूम रही है। उसी प्रकार उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अपने ऑर्बिट में घूमता है, और ऑर्बिट जो ऑर्बिट है उसका अपना घर है, ठीक है। हर एक ऑर्बिट जो है, अच्छा उसने एक ऑर्बिट को एक और नाम दिया, बल्कि एक बोला जो ऑर्बिट है वो इलेक्ट्रॉन का अपना घर है, उसको उसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है। और ये ऐसा है कि मान लो किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, एग्जांपल ले रहा हूं बस, 10 जूल है तो पहले ऑर्बिट में घूमेगा, ठीक है, और लाइफ टाइम घूमेगा, उसकी एनर्जी 10 ही जूल रहेगी पहले ऑर्बिट में घूमते समय, कोई एनर्जी लूज नहीं करेगा। अगर किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 12 जूल है तो दूसरे ऑर्बिट में घूमेगा, 10 और 12 मैंने रैंडम नाम वैल्यूज लेनी, कोई स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है। 12 जूल है तो दूसरे ऑर्बिट में घूमेगा, लाइफ टाइम घूमेगा, लाइफ टाइम घूमते हुए ना तो उसकी एनर्जी हमेशा 12 जूल रहेगा अभी या फिर सालों बाद, वो चेंज नहीं होगी। तो इसने दूसरा पॉइंट किया कि ऑर्बिट में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी लूज करता है ना ही वो एब्जॉर्ब करता है, उसमें उसकी एनर्जी फिक्स होती है। इसलिए ऑर्बिट को एक और नाम देते हैं क्या, एनर्जी स्टेट। क्यों, एनर्जी फिक्स होती है, उतनी एनर्जी होगी तो उसमें घूमेगा। ईच ऑर्बिट इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी स्टेट, राइट। तो अगला पॉइंट लिखें, क्या लिखना है इसमें मैं समझा दूं पहले फिर बताऊंगा कि हर एक ऑर्बिट में एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट इज फिक्स्ड, और उसमें घूमते समय इलेक्ट्रॉन नाइदर एब्जॉर्ब्स एनर्जी नॉट लूजेस एनर्जी, इस एनर्जी रिमेन्स फिक्स्ड, है ना, कोई एनर्जी लूज नहीं करता। तो थर्ड पॉइंट लिखिए बच्चों, देखिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन एक मिनट बच्चों, डस्टर कहाँ रख दिया हमने। सर आपको ऑडियो नहीं आ रहा सर आपका माइक ऑफ है। हाँ लिखिए, हम लोग तीसरा पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो बताया आपको लिखा देते हैं, लिखिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट
do not absorb, electron revolving in a particular orbit do not absorb or evolve any amount of energy, do not absorb or evolve any amount of energy. Hence orbit is also known as energy state. Hence orbit is also known as energy state. सर ES, E1, E2, E3, E4. सर ESTAT, हाँ स्टेट, यस, नहीं स्टेट, STAT, स्टेट. Electron revolving in a particular orbit do not absorb or evolve any amount of energy. Hence orbit is also known as energy state, STAT, state. ठीक है, यानी इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E1 लाइफ टाइम गुजर जाएगी E1 एनर्जी के संग, E2 की एनर्जी लाइफ टाइम यहाँ गुजार दे, E3 वाला यहाँ गुजार दे, E4 वाला यहाँ गुजार दे, मतलब E1, E2, E3, E4 ये एनर्जी स्टेट होते हैं. अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है ना, इसकी एनर्जी हमेशा E1 रहेगी, E1 एनर्जी के संग पूरी जिंदगी गुजार दे. यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन E2 एनर्जी के संग हमेशा रहेगा, यहाँ वाला E3 एनर्जी के संग हमेशा घूमता रहेगा, यहाँ वाला E4 एनर्जी के संग इसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा, लाइफ टाइम बिल्कुल वहीं गुजार देगा. यानी हर एक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, इसलिए इनको ऑर्बिट या एनर्जी स्टेट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वहीं घूमेगा. अच्छा, अब क्वेश्चन आता है, क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा सकता है? क्या ये E1 वाला इलेक्ट्रॉन अपना पहला ऑर्बिट छोड़ के ये यहां से जंप करके यहां जा सकता है? तो कहते हैं देखो यार, ऑर्बिट या तो अपने ऑर्बिट में घूम, या इलेक्ट्रॉन या तो अपने ऑर्बिट में घूमेगा या फिर किसी हायर स्टेट में जा सकता है, बशर्ते इसको हम उतनी एनर्जी दे दें ताकि वो हायर स्टेट के बराबर हो जाए. जैसे एग्जांपल, इसकी एनर्जी 10 जूल है, इसकी 12 जूल, इसकी 15 जूल, इसकी 20 जूल. तो इलेक्ट्रॉन अगर यहां घूम रहा है, इसको 1 जूल एनर्जी देने की, इसकी एनर्जी 10, इसकी 12 है, 10 रहेगा तो यहाँ घूमेगा, 12 होगा तो यहाँ घूमेगा. लेकिन अगर इसको हम 1 जूल एनर्जी दे दें, 10 वाले को 1 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर दें, तो 1 जूल एनर्जी ये नहीं लेगा. तो जो 10 वाले को 1 जूल एनर्जी दे दें तो 1 जूल एनर्जी नहीं लेगा. समझ गए ना? क्यों? तो 1 जूल होने पे इसकी एनर्जी 11 जूल हो जाएगी. 10 और 1 11 होता है, तो 11 किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी नहीं, तो 11 जूल नहीं लेगा. लेकिन हाँ, जैसी 2 जूल एनर्जी देंगे वो ले लेगा. ये 2 जूल एनर्जी लेगा तो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा. इसी प्रकार अगर इसको हम 5 जूल एनर्जी ले, 5 जूल एनर्जी से यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा. अगर इसको हम 10 फर्दर 10 दे दें तो 10 से यहाँ पहुंच जाएगा. मतलब ये कौन कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? किसी ऑर्बिट में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन वही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ताकि हायर स्टेट के बराबर एनर्जी हो जाए, उसके अलावा कोई रैंडम एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा. जैसे ये मिनिमम कितनी करेगा? 2. लेकिन अगर हम 1.9 जूल दें, नहीं लेगा 1.9 जूल, 2 जूल लेगा. ये वही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जिससे किसी हायर स्टेट में जा सके, अदरवाइज रैंडम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है. इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा भी तो वही लेगा ताकि हायर ऑर्बिट में कूद के जा पाए, रैंडम एनर्जी नहीं लेगा कुछ भी. ठीक है सर, अगर हम लोग चौथा पॉइंट 20 जूल के इक्वल कर दे तो E4 में पहुंच सकता है वो? हाँ पहुंच सकता, हाँ बिल्कुल पहुंच सकता. अरे आप 10 है, 10 और दे दो, 10 + 10 20 हो गया, तो E4 पहुंच जाएगा. लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी है, अगर आप उसको 10 जूल एनर्जी दे रहे हैं बाहर से तो पूरी 10 लेगा तो यहाँ पहुंच जाएगा, तो पहली पॉसिबिलिटी. लेकिन जो ही थोड़ी पूरी 10 ले, हो सकता 10 में से 5 ले, 5 छोड़ दे, तो अगर 10 में से 5 लेगा तो यहाँ पहुंचेगा. 10 में से 2 भी ले सकता, 10 में से 2 लेगा तो यहाँ पहुंच जाएगा. मतलब वो आप जो भी एनर्जी दे रहे हो वो या तो पूरी एब्जॉर्ब करेगा, उसका पार्ट एब्जॉर्ब करेगा, बट एब्जॉर्ब कितनी करेगा डिपेंड करता है कि वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में पहुंच जाएगा. रैंडम नहीं, बीच में नहीं लटकेगा, ऑर्बिट में जाना है उसको, उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी जिससे किसी ऑर्बिट में पहुंच जाए. ठीक है, तो या तो उसकी एनर्जी E2 हो जाए, E3 हो जाए, E4 हो जाए. एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब करेगा? जहां है वहां की एनर्जी माइनस किसी हायर ऑर्बिट की एनर्जी. तो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? तो लिखते हैं इस चीज को चौथे पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में देखिए, इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब certain fixed amount of energy so that it
it can move so that it can move to some higher energy state, so that it can move to some higher energy state, so that it can move to some higher energy state. सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। बेटा इलेक्ट्रॉन वही एनर्जी लेगा ताकि किसी हायर स्टेट में जा पाए, जहां है वहां की एनर्जी माइनस जहां जाना है वहां की एनर्जी। तो किसी ऑर्बिट में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जो है ना, या तो अपने ऑर्बिट में घूमेगा, उसे और कहीं जाना ही नहीं, लेकिन हाँ अगर आप एनर्जी दोगे तो रैंडम एनर्जी नहीं लेगा, वही एनर्जी लेगा जिससे वो किसी हायर स्टेट में जा पाए। यानी कितनी एनर्जी लेगा, या तो E2 माइनस E1 या E3 माइनस E1 या E4 माइनस E1, मतलब किसी हायर स्टेट की एनर्जी माइनस लोअर स्टेट की एनर्जी। जहां जाना है वहां की एनर्जी, ये है क्या हायर स्टेट की, हायर स्टेट, ये क्या है लोअर स्टेट। तो एनर्जी कौन सी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी ऑफ हायर स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर स्टेट। इलेक्ट्रॉन वही एनर्जी एब्जॉर्ब करे जिससे वो किसी हायर स्टेट में जा पाए। कैसे करेंगे, एनर्जी ऑफ हायर स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर स्टेट, ऐसे करेंगे काम हो जाएगा। तो 4 पॉइंट हमने देख लिए बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जहां घूम रहा है, पहला पॉइंट ऑर्बिट फिक्स है। दूसरा पॉइंट उनकी रेडियस निकालने के लिए बोला गया एंगुलर मोमेंटम शुड बी इंटीजर मल्टीप्लाई h/2π। तीसरा पॉइंट हर एक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, उसमें घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी लूज करेगा ना गेन करेगा, इसलिए हर एक ऑर्बिट को हम एनर्जी स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, अपने ऑर्बिट में तो नहीं घूमेगा, नहीं एनर्जी लूज नहीं कर, लेकिन हाँ अगर उसको हायर ऑर्बिट में जाना हो, अगर उसको हायर ऑर्बिट में जाना हो तो जाएगा, लेकिन एनर्जी इतनी ही एब्जॉर्ब करेगा ताकि हायर ऑर्बिट की एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट की, जहां जाना वहां की एनर्जी माइनस जहां था वहां की एनर्जी, यही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इसके बीच में कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। मतलब अगर इस 10 वाले को एनर्जी दे रहे हैं तो या तो 2 लेगा या 5 लेगा या 10 लेगा, ताकि 2 लेने पे 12 हो जाएगा, 5 लेने पे 15 हो जाएगा और 10 लेने पे 20 हो जाएगा। ठीक है, सर अगर कुछ लोग बोले इलेक्ट्रॉन से एनर्जी निकाल दे सर तो वो वापस जा सकता है। हाँ वापस भी, बिल्कुल वापस भी जा सकता है। ये तो मैं बात कर रहा हूँ हायर स्टेट में जाएगा एनर्जी एब्जॉर्ब करके। ठीक है, ये पॉइंट तक आपको क्लियर हो गया कि सर्टेन अमाउंट। अच्छा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप समझ लीजिए। कुछ लोग बोले ठीक है सर यहाँ से शुरू करके यहाँ जाने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए, अगर सीधे 10 दे दें तो क्या, 10 + 10 20 हो जाएगा। हाँ अगर आप 10 एनर्जी दे रहे हैं उसको, अपनी 10 तो ही 10 और दे रहे हैं, तो सर उसके ऑप्शन है, वो 10 में से पूरा एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ पहुंच जाएगा। हो सकता है 10 में से 5 ही एब्जॉर्ब करे तो यहाँ पहुंचेगा, हो सकता है 10 में से 2 ही एब्जॉर्ब करे तो यहाँ पहुंचे। मतलब तीनों पॉसिबिलिटी है कि जो आप दे रहे हैं वो पूरी ले ले, इसमें से पार्ट ले ले, वो पूरी या पार्ट इस बेसिस पे लेगा किसी हायर ऑर्बिट में जा सकता है कि नहीं जा सकता है, और जितने पॉसिबल हायर ऑर्बिट हैं सब में जा सकता है उतनी एनर्जी लेकर के। ठीक है, ये नहीं कि 10 दिया सीधे सर 10 में सीधे यहाँ से आ जाएगा, नहीं, पॉसिबल यहाँ से यहाँ तो जाना चाहिए, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है 10 में से 5 लेके यहाँ चला जाए, 10 में से 2 लेके यहाँ चला जाए। राइट, आखिरी पॉइंट देखो बच्चों, एनर्जी ली, लेकिन हाई एनर्जी स्टेट में कोई भी स्टेबल नहीं होता। ऐसे एक इमेजिनेशन, एक कहानी आपको बताते हैं। एक बड़ा सा तवा है, मान लीजिए तवा बड़ा सा तवा, रोटी वाला तवा होता है वैसे वो बड़ा सा तवा है ना, और वो गर्म हो रहा है वो। ठीक है, और आप लोग बहुत से लोग साइड में खड़े हुए हैं, नहीं गेम खेलते हैं, कूद के तवे पे गए, कूद के बाहर आए, तो जम करके तवे पे गए, जम करके बाहर आए। सोचिए जरा, तवा मतलब हायर एनर्जी स्टेट, ध्यान रखना, तवा गर्मा गर्म तवा हायर एनर्जी स्टेट है। अगर हायर एनर्जी, मान लीजिए आप लोग सर्कल बना के तवे के चारों तरफ खड़े हैं और गेम का भाई कोई जाएगा, देखें कौन कितनी देर तक तवे पे रहता है, और फिर जंप करके बाहर आना है। तो इमेजिन करिए आप जंप करके चले गए तवे पे, लेकिन क्या होगा, वो हायर एनर्जी स्टेट है, वहां बहुत देर तक नहीं रह पाएंगे, तुरंत वापस आएंगे ना। आप ऐसे कुछ लोग 1 सेकंड में वापस आएंगे, कुछ लोग 1.25 सेकंड में, कुछ लोग 2 सेकंड में, लेकिन सब तुरंत जंप करके वापस आएंगे। कोई ऐसा नहीं सर हम खड़े हुए तवे पे तवा गर्म हो रहा है, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, अगर कोई लिविंग बंदा है, जिंदा बंदा है, तो वो ऐसा ही करेगा। तो हाई एनर्जी स्टेट में उस तवे पे जम करके आप गए, आप वहां स्टेबल नहीं, तुरंत वापस आएंगे कूद के। सोच लीजिए, हाई एनर्जी स्टेट चले तो गए, लेकिन वहां स्टेबल नहीं होंगे, तुरंत वापस आएंगे। कोई 1 सेकंड में, कोई 1.5 सेकंड में, कोई 2 सेकंड में आएगा ना। सर वैसा ही इलेक्ट्रॉन भी करता है। इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा था, मस्त था अपने ऑर्बिट में, लेकिन आपने उसको एनर्जी दे दी। अब एनर्जी दे दी तो हायर स्टेट में चला गया, लेकिन जहां गया वहां वो बहुत देर तक टिकेगा नहीं, बहुत देर तक नहीं टिकेगा। क्या करेगा, वापस आएगा।
ठीक है, वो वापस आएगा और वापस आते समय क्या करेगा, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी वो लूज करेगा, क्योंकि उसी एनर्जी स्टेट में वापस आएगा तो एनर्जी लूज करेगा। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा कहानी बता रहा हूँ, मैं पांचवा पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, तो उसको लिंक करता हूँ एक फोटो के साथ। पांचवा पॉइंट आखिरी पॉइंट है ये बोर्स मॉडल का, लिखें, समझिए पहले कि ये पहला न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन यहां से सपोज यहां चला तो गया, लेकिन यहां सिर्फ 10⁻⁻8 सेकेंड रहेगा, सॉरी 6 सेकेंड, यहां गया लेकिन यहां सिर्फ 10⁻6 सेकेंड रहेगा। 10⁻6 इलेक्ट्रॉन का रेस्ट टाइम होता है, और उसके बाद क्या करेगा, तो उतनी देर रहेगा, उसके बाद उसको वापस आना है, कहाँ, जहां गया था वहीं वापस आएगा। वापस आने के रास्ते, जाने का रास्ता एक है, सीधे यहाँ से आप पहुंच गए, यहाँ से वापस आने के रास्ते कैसे हो सकते हैं, सिर्फ पहला पॉइंट सीधे वापस आ सकता है ना। दूसरा पॉइंट पहले यहाँ आएगा फिर यहाँ से यहाँ आ जाए। तीसरा पॉइंट पहले यहाँ से यहाँ आया फिर यहाँ से यहाँ आया फिर ऐसे चला गया। चौथा पॉइंट पॉसिबिलिटी, पहले यहाँ से इधर पहुंच गया फिर इधर से इधर आ गया। तो इस प्रकार से आप देखें, इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हायर स्टेट में चला तो गया, जाने का रास्ता, हायर स्टेट में जाने का रास्ता एक है, सीधे हायर स्टेट में जाएगा, चाहे वो 2 में जाए, 3 में जाए, जहां जाए, 1 से 2 जाए, 1 से 3 जाए, 1 से 4 जाए, 1 से सीधे जाएगा। लेकिन जहां गया वहां सिर्फ 10⁻6 सेकेंड रुकेगा और उसके बाद वापस आएगा, और जब वापस आएगा तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी पूरी एनर्जी उसको वो निकलेगी। ठीक है, अब वो सीधे वापस आएगा तो पूरी एनर्जी सीधे निकल जाएगी। टुकड़ों में वापस आएगा कि पहले यहां से आया फिर यहां से आया, तो एनर्जी टुकड़ों में निकलेगी। आने का रास्ता सीधा है तो एनर्जी सीधे निकलेगी, आने का रास्ता थोड़ा डिफरेंट स्टेट से होता हुआ है तो एनर्जी टुकड़ों में निकलेगी, है ना। एनर्जी जो है वो पार्ट बाय पार्ट निकलेगी। तो सर ऐसे ये केस जो में बच्चों, टाइम पीरियड है सर वो सारे ऑर्बिट के लिए फिक्स है। ये इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी है, ये ये इलेक्ट्रॉन के सर लिए फिक्स मतलब है। फर्स्ट ऑर्बिट से फोर्थ में भी जा रहा है तो, और फर्स्ट से कोई थर्ड में भी भी जा रहा है तो कहीं 10 भी टू द जाए, पावर -6। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का रेस्ट टाइम। इलेक्ट्रॉन, अरे आप लोग ना, हम लोग ना आलसी हैं, आप लोग ना आलसी हैं, जितना मन किया उतना सो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जब भी रुके, इलेक्ट्रॉन इससे रेस्ट कर ही नहीं सकता, तो रेस्ट टाइम इतना ही है 10⁻6 सेकेंड। अगर हायर स्टेट में गया इससे ज्यादा टाइम रुकेगा ही नहीं, कहीं भी ऑर्बिट में जाए। रेस्ट टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, रुकेगा और फिर वापस आएगा। वापस आते समय एनर्जी निकलेगी या तो पूरी एक साथ या टुकड़ों में। मतलब अगर जाते समय मान लीजिए उसने, सपोज बच्चों यहाँ से जाते समय 10 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करी, वो 10 जूल हो सकता है सीधे वापस आ गया पूरी 10 जूल एक साथ निकल जाए, या हो सकता है यहाँ से आने में 4 जूल निकला फिर 6 जूल निकला, या हो सकता है यहाँ से आने में 7 जूल निकला फिर 3 जूल निकला, मतलब ऐसे निकलेगा एनर्जी। तो एनर्जी टुकड़ों में निकलेगी, समझ रहे हैं, एनर्जी टुकड़ों में निकलेगी। क्लियर। और सीधे आ गया तो सीधे भाई, जो इलेक्ट्रॉन सीधे आए एनर्जी पूरी एक साथ निकलेगी, जो टुकड़ों में आए एनर्जी टुकड़ों में निकलेगी। ठीक है, तो और ध्यान रखना, एनर्जी निकल रही है, एनर्जी मतलब क्या होता है, एनर्जी पैकेट्स निकल रहे हैं, एनर्जी पैकेट के फॉर्म में निकलेगी, रेडिएशन के फॉर्म में निकलेगी। तो ये रेडिएशन के फॉर्म में निकलेगी, रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा ये। जो एनर्जी निकलेगी बच्चों, ये एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में होगी, पूरी एनर्जी है। सीधे आया तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए न्यू है। तो बोलिए। सर जो पहले से हायर स्टेट में उसका क्या होगा? बेटा हायर स्टेट में हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना घर होता है, अपना ऑर्बिट होता है। ठीक है, तो ये हायर लोअर की बात नहीं होती है। अगर इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ के हायर में गया है, जिसमें जो उसका ओरिजिनल है, नॉर्मल है, उससे ऊपर गया तो वहां इतनी देर रुकेगा, अपने में तो रहेगा ही। जो अब मान लो कोई किसी का नॉर्मल ऑर्बिट n = 3 है तो n = 3 में लाइफ गुजारेगा, n = 5 हो तो उसमें लाइफ गुजारेगा।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरते समय कौन ऑर्बिट किस, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा वो उसका अपना घर होगा, वहां वो लाइफ टाइम स्टेबल होगा। ठीक है, ओके सर। तो इस प्रकार से हाँ बच्चों, Excuse me, तो ये sir. पॉइंट समझिए अच्छे से। बोलिए। सर इस बार मंडे को टेस्ट नहीं होगा क्या? नहीं बेटा, इस बार मंडे को टेस्ट नहीं होगा, आपके बैच का नहीं होगा इस बार मंडे को। दोस्तों आपने देखा होगा पिछले बार वीक में आप लोग कुछ चैलेंजेस नहीं कर पा रहे थे या कुछ नहीं कर पा रहे थे। इस बार सर्वर मेंटेनेंस है इस मंडे को। ठीक है, तो सुबह 10 बजे तक जो टेस्ट हो जाएगा तो हो जाएगा, बाकी एक टेस्ट शाम को हो सकता है, बाकी टेस्ट नहीं हो सकता, सर्वर मेंटेनेंस में जाएगा इस बार। उसके बीच फिर से कंटिन्यू रहेगा, 3 महीने में एक बार मेंटेनेंस में जाता है सर्वर। ठीक है, किसी भी एक दिन कर दें, इस बार मंडे को किया हम लोगों ने। उस दिन क्लासेस नहीं होंगे तो अटेंडेंस का भी कुछ नहीं होता है, और टेस्ट इस मंडे नहीं है, उसके बाद फिर हर रेगुलर रहेगा। ठीक है, सिर्फ आपके बैच का नहीं है और एक दो बैच का नहीं है, 12th के बैच का भी टेस्ट नहीं है ना। तो सबसे ज़्यादा लोड 12th के बच्चे ज़्यादा है ना, वहाँ पे 300-400 बच्चे एक साथ टेस्ट देते हैं, तो वो लोड बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उस पर। एक्सक्यूज मी सर। बोले बेटा। सर जैसे कि एनर्जी ज़्यादा दे के उसको हायर ऑर्बिट ट्रांसफर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, वैसे एनर्जी निकाल के लोअर ऑर्बिट बिल्कुल, ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर खाली है तो नीचे आएगा, अगर ऑर्बिट खाली है, हर ऑर्बिट की अपनी कैपेसिटी होती है। ठीक है ना, अगर खाली है तो नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस खाली नीचे ऑर्बिट जगह होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की। ठीक है, सर चलिए तो हाँ सर वो फ्राइडे टेस्ट वाला पैटर्न कब से फॉलो होगा? बालक, फ्राइडे टेस्ट वाला पैटर्न आप लोग हफ्ते में 2 टेस्ट अभी नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को ना अभी 11th में आए हैं, अभी लोड लेने की आदत नहीं है। ठीक है, वो आप हो सकता है आज से 4 महीने बाद कर पाएँ, तो आपको तो हम उसी पैटर्न पे लेके जाएंगे। मतलब वीक में एक ही टेस्ट होगा, बस रहेगा कि हाँ एक मंडे होगा वो वाला मेंस वाला, और फिर अगले मंडे होगा एडवांस वाला। ठीक है, आप लोगों के स्कूल का प्रेशर 11th में 10th से 11th आते सिलेबस बढ़ जाता है, स्कूल का प्रेशर होता है ना, वहाँ भी पढ़ना है, तो आप लोग मेकअप नहीं कर पाओगे, प्रेशर में आ जाओगे। ठीक है, मैंने एक दिन आप लोगों से पूछा भी था, तो आप लोग फ्राइडे टेस्ट मत दीजिए अभी, आप लोग मंडे टू मंडे, एक मंडे मेंस एक मंडे एडवांस। मेंस में जो टॉप 70% आएंगे वो एडवांस का टेस्ट देंगे, ऐसे। ठीक है, उस पैटर्न पे चलेंगे और वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। आई थिंक इसके बाद जो अगला, सॉरी जो इस बार टेस्ट नहीं है ना, उसके बाद जो स्टार्ट होगा उसी पैटर्न पे स्टार्ट करेंगे आप लोगों का। ठीक है, बट फ्राइडे वाला अगर आप लोग बैच के लोग डिसाइड कर लो, अगर आप लोग बियर कर सकते हो तो हमको स्टार्ट करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग मुझे लगता है मैनेज नहीं कर पाओगे, आप लोग अभी 10 से 11 आने में इमीडिएट नहीं कर पाओ। हाँ, आज से 4 महीने बाद आप मैनेज कर लोगे, तब तक आपको आदत पड़ जाएगी। ठीक है, बोलिए। सर लोअर से जब बोलिए। हायर एनर्जी लेवल जाएंगे तो सर वहाँ सर हायर एनर्जी लेवल में सर एकोमोडेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन उसमें भी होना चाहिए ना। बेटा लोअर से हायर तभी जाएगा जो हायर खाली, कोई कहीं इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं भी तभी जाएगा जो वहां खाली हो, है ना। आप सोचो ना यार, कहीं भी किसी आप प्लेन में जब सीट बुक कर दो खाली तब ना बुक करो, खाली नहीं तो बुक कैसे करो, चाहे हायर में हो चाहे लोअर में हो। यहाँ से यहाँ तभी जाएगा जो हायर खाली हो, या यहाँ से यहाँ तभी आएगा जो लोअर खाली हो। जगह होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की। और आपने पढ़ा होगा तो 9th में कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, दूसरे में 8, तीसरे में 18, ऐसे होते ना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो हो सकते हैं। बहुत जगह होगी, उससे कम अगर होंगे जगह होगी तो वहां जरूर जा पाएगा। वो सब चीजें भी हम डिस्कस करेंगे बट सीक्वेंस में। सर ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक्सचेंज हो सकता है? इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज हो सकता है? नहीं, आपस में नहीं एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन छोटा इतना होता है, इलेक्ट्रॉन आपस में कुछ एनर्जी एक्सचेंज करेगा, वो जब तक फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं बने कोलिजन का तब तक नहीं सोचना। ठीक है, चलिए अब इस पॉइंट को लिख लें। लिखिए, देखिए इन हायर एनर्जी स्टेट इलेक्ट्रॉन चला तो गया लेकिन हायर स्टेट में अनस्टेबल हो गया। इन हायर एनर्जी स्टेट इलेक्ट्रॉन विल बी अनस्टेबल, in higher energy state electron will be unstable and will stay only for 10 to the power minus 6 seconds, and will stay only for 10 to the power minus 6 seconds. Then it comes back to its original energy state. Then it comes back to its original energy state.
by liberating energy absorbed earlier in form of electromagnetic radiation अच्छा, दूसरा पॉइंट लिखा है नहीं कि इलेक्ट्रॉन वापस कैसे आ गया, तो सीधे आएगा या फिर टुकड़ों में आएगा। ठीक है, लिखिए while coming back electron can follow direct path or through various energy state right, through various energy state electron will follow direct path or through various energy states। बच्चों देखो, डायरेक्ट आया तो पूरी एनर्जी एक साथ निकलेगी, उसका रेडियस उस जो पूरी एनर्जी एक साथ निकलेगी। अच्छा, एनर्जी जब निकल रही है वो ऐसी रहेगी, देखो डेल्टा ई यानी एनर्जी लिबरेटेड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है तो एच न्यू, या फिर डेल्टा ई इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। तो ध्यान रखो डेल्टा ई क्या है, ये एनर्जी लिबरेटेड है। एनर्जी लिबरेटेड यहाँ रखो, हर एक एनर्जी लिबरेटेड करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ फोटोन आएगा, कुछ ना कुछ पैकेट आएगा। अगर सीधे पूरा एक साथ वापस आ गया, पूरी एनर्जी एक साथ निकल गई, तो डेल्टा ई को 10 जूल रख दो। मान लो दो टुकड़ों में निकली, एक बार 4 एक बार 6, तो एक बार 4 रखो उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आएगी, एक बार 6 रखो उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आएगी। एक बार 4 रखो एक बार 6 रखो, दोनों के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 1 बाई 1 आ जाएगी। ठीक है, या तीन टुकड़ों में आ रहा है, एक बार 4 एक बार कुछ और एक बार कुछ, तो हर पाथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी रखो, हर ट्रांजिशन वापस आने का हर रास्ता सीधे या डिफरेंस होता है, हर रास्ते का जो एनर्जी रखते जाओ उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ निकालते जाओ। ठीक है, तो जाते समय एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा, जितनी एनर्जी ऑब्जॉर्व करी है आते समय पूरी एनर्जी लिबरेट करेगा, या तो सीधे एक बार में या टुकड़ों में। एक बार में किया तो एक फोटोन निकलेगा, टुकड़ों में किया तो बहुत सारे टुकड़ों में फोटोन निकलेगा। ठीक है, ये पूरा मॉडल है बोहर एटॉमिक मॉडल, आप देख लो फुल मॉडल बोहर मॉडल। हाँ बच्चों, ठीक है ना, तो बोहर का मॉडल पूरा हो गया है ना, लेकिन ये मैथमेटिकल नहीं है, खाली थ्योरेटिकल बातें हुई हैं आज, है ना। मैथमेटिकल बात तो की नहीं, अभी शुरू करेंगे, सब थ्योरेटिकल बातें थी। इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमेगा, रेडियस ऐसे निकालो, है ना। अब फिर तीसरा पॉइंट, अपने ऑर्बिट में घूमते हुए एनर्जी लूज अगेन नहीं करेगा, एनर्जी फिक्स रहेगी। हाँ, घूमने जाना चाहेगा तो एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा, लेकिन जहां जाएगा वहां 10⁻6 सेकंड रुके फिर वापस आएगा, और जब वापस आएगा तो एनर्जी टुकड़ों में निकलेगी या पूरी एक साथ निकलेगी। ठीक है, ये सारी बातें हमने आपसे अभी की, मुझे लगता है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी जो भी बातें आपसे की गई। क्लियर? तो बोहर्स मॉडल में भी डिफेक्ट है, लेकिन वो डिफेक्ट हम अभी पढ़ने में समय है, अभी डिफेक्ट, इसके डिफेक्ट पे भी क्वेश्चन बनता है, उसमें समय है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि जो हमने पढ़ा है, जो बोला गया रेडियस होती है, सॉरी ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट की रेडियस होती है ना, ये सब चीजें हमको अभी पढ़नी है। इसका मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसकी रेडियस कितनी कैसे निकालेंगे, उसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, उसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे। ये सब तो अभी बातें की, ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी कैसे निकालते हैं। जो बोला है कि एनर्जी ऑफ हायर स्टेट माइनस लोअर स्टेट, हायर स्टेट की एनर्जी कैसे आएगी, लोअर स्टेट की एनर्जी कैसे आएगी, एनर्जी कैसे आएगी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, उस पर बात करते हैं। और उस पर बात करने के लिए जो मॉडल होता है उसे मैथमेटिकल मॉडल बोलते हैं, है ना। तो बोहर मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बोहर्स थ्योरी, मैथमेटिकल फॉर्म की बात करने जा रहे हैं बोहर्स थ्योरी। इससे पहले आप याद करिए
मैं थोड़ा सा रिकॉल कराऊंगा मैथमेटिकल फॉर्म शुरू करने से पहले, हल्का सा रिकॉल कराऊंगा बस 2 मिनट के लिए, ठीक है। इसको हटाते हैं फिर रिकॉल कराते हैं, ठीक है। डस्टर कहाँ रख दिया मुझे मिल नहीं रहा है। देखिए बच्चों, हमने आपको बताया था जो कंसेप्ट यूज करेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R, है ना। फिर ये था, ये कूलॉम्स लॉ था, ये पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला था। फिर हमने एक रिलेशन बताया था कि F U इक्वल्स टू होता है माइनस DF बाई DR, ये भी कहा था, इसको प्रूव भी कराया था। अच्छा बच्चों एक चीज और बताई थी, सेंटीपिटल फोर्स आपको पता है, सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन r होता है, याद है सेंटीपिटल फोर्स, वो डिस्कस किया था सेंटीपिटल फोर्स का, नहीं किया था। नो सर। ये बताया सेंटीपिटल फोर्स क्या है, हाँ किए थे। हाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। सेंटीपिटल फोर्स जब कुछ सर्कुलर पाथ पे चलता है तो सेंटर की तरफ फोर्स लगता हुआ mv स्क्वायर अपॉन r होता है, ये पॉइंट डिस्कस किया था, एक बार और रिकॉल करा दिया जो कि जब भी कुछ डिफरेंशिएशन सेंटर किए थे सर, वो तो आप पोटेंशियल एनर्जी का हाँ। ना किए थे। ओ सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, अभी ठीक है ना। यस सर। F इक्वल्स टू माइनस ड्यू बाई डी आर। हाँ, फिर जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलेगा तो उसका सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, सेंटर की तरफ फोर्स लगता है सेंटीमीटर फोर्स बोलते हैं, ये कितना होता है, ये होता है mv स्क्वायर अपॉन r। ये सारे पॉइंट आपको बताए थे, एक बार रिकॉल करा दिए, जैसे इनको हम यूज करने जा रहे हैं अभी, हम इसको भी यूज करेंगे, हम इसको भी यूज करेंगे, हम इसको भी यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, ये जस्ट रिकॉल कराया है, आगे लिखिए, मैथ हेडिंग डालिए, मैथमेटिकल मॉडल, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, मैथमेटिकल फॉर्म of Bohr's atomic model, Bohr's atomic model। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है बच्चों। देखिए मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहली बात तो ये वैलिड किसके लिए है, पहले फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये इट इज वैलिड फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम क्या होते हैं, हाइड्रोजन लाइक वो होते हैं जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जैसे देखिए जरा एग्जांपल 1H1 होता है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, सर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, देखो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कितना है, एक, यस एक इलेक्ट्रॉन हो गया। एग्जांपल 2 देखिए, लिथियम, ये हीलियम ले लो, हीलियम 2He4 होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे बनेगा He प्लस, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो बनेगा He+2। तो बच्चों देखो ना, इसमें क्या होता है, इसमें दो प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, वो तो रहेंगे, न्यूक्लियस से कुछ नहीं निकाल सकते हैं, न्यूक्लियस से हम कुछ निकाल नहीं सकते। फिर यहाँ क्या था सर, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन थे, देखिए ये दो इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचा, ये इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, खाली हीलियम न्यूक्लियस बचा। तो ये हीलियम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक बचा, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए,
ये खाली हीलियम न्यूक्लियस है। हीलियम न्यूक्लियस मतलब ये अल्फा पार्टिकल। इन तीनों में एक ही हाइड्रोजन लाइक है। कौन हाइड्रोजन लाइक है? देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन किसमें है? H, यहाँ दो है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन लाइक एटम है, ये हाइड्रोजन लाइक। जब हाइड्रोजन लाइक की बात करते हैं तो मतलब होता है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, उसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं लिथियम का। देखिए बच्चों एग्जांपल 3, लिथियम। एक इलेक्ट्रॉन निकालिए Li+, दो इलेक्ट्रॉन निकालिए Li+2, तीन इलेक्ट्रॉन निकालिए Li+3। बच्चों इसमें 3 प्रोटॉन हैं, हम प्रोटॉन नहीं निकाल सकते न्यूक्लियस से। 3 प्रोटॉन यहां भी हैं, 3 प्रोटॉन यहां भी हैं, 3 प्रोटॉन सब में 3 ही रहेंगे। फिर इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, जितने भी हैं इसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो बताइए इसमें हाइड्रोजन लाइक कौन है? ये हाइड्रोजन लाइक। तो जो हाइड्रोजन लाइक होता है ना, हाइड्रोजन लाइक, जो हाइड्रोजन लाइक होता है ये मॉडल उसी के लिए वैलिड है। नहीं, जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं बोहर सीरीज, पूरी बोहर सीरीज वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब ऐसे एटम की बात कर रहे हैं जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। तो हम जो भी मैथमेटिकल फॉर्म डिस्कस करेंगे सबके लिए वैलिड नहीं है बच्चों। किसके लिए वैलिड है? हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब ये हाइड्रोजन के लिए वैलिड है। और किसके लिए? इसके लिए वैलिड नहीं है, वो सिर्फ He+ के लिए वैलिड, इसके लिए वैलिड नहीं है। यहाँ देखिए इन तीनों में किसके लिए वैलिड होगा? हाइड्रोजन लाइक कौन है? ये सिर्फ इसके लिए वैलिड है, इसके लिए वैलिड नहीं है। तो हम जो भी डिस्कस करने जा रहे हैं वो हाइड्रोजन लाइक एटम है। और हाइड्रोजन लाइक एटम किसके लिए वैलिड है? तो जो भी मॉडल है, जो बोर्स का मॉडल है वो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वैलिड है। और हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब हो गया है 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। प्रोटॉन कितने भी हो न्यूक्लियस में उससे मतलब नहीं, इलेक्ट्रॉन एक ही होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एक ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए। ये तो पहला पॉइंट हो गया मैथमेटिकल फॉर्म का कि हाँ ये जो भी हम मॉडल डिस्कस करेंगे इट इज वैलिड ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब न्यूक्लियस में चार्ज कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन एक ही होना चाहिए। न्यूक्लियस में प्रोटॉन 1 हो, 2 हो, 3 हो, बट इलेक्ट्रॉन एक ही होना चाहिए, तभी इसको हाइड्रोजन लाइक एटम बोला जाएगा। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए बच्चों। अब मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, दूसरा पॉइंट लिखा जाए। देखिए दूसरा पॉइंट बच्चों ऐसा कुछ है, हमें रेडियस निकालनी, वेलोसिटी, एनर्जी, 3 चीज निकालनी। दूसरा पॉइंट देखो मैथमेटिकल फॉर्म। इंक ही नहीं इसमें। तो देखो एक मिनट बच्चों इंक डाल लें, इंक खत्म होगी, चल नहीं रहा बोर्ड पे ये मार्कर्स।
तो देखिए मैथमेटिकल फॉर्म में सबसे पहले ये देखना है कि न्यूक्लियस में मैंने कहा कि प्रोटॉन z नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो z प्रोटॉन है, हर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज e होता है, तो Ze का चार्ज हो जाएगा न्यूक्लियस पे, Ze का चार्ज न्यूक्लियस पे है, जहां e इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये न्यूक्लियस हो गया। इस न्यूक्लियस में चूंकि हम 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये ऑर्बिट है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज e का है, यहाँ प्लस चार्ज यहाँ माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास m है, इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से घूम रहा है, और जिस पाथ पे घूम रहा है उसका रेडियस जो है, इसका रेडियस जो यहाँ से यहाँ तक का r है, तो इलेक्ट्रॉन r रेडियस के पाथ पे v वेलोसिटी से घूम रहा है ना। हमें इसकी रेडियस निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, एनर्जी निकालनी है, रेडियस वेलोसिटी एनर्जी। तो मैथमेटिकल फॉर्म में यही 3 चीजें निकलेंगी, रेडियस वेलोसिटी एनर्जी। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने एक रिलेशन बताया था, हमने कहा था कि जो सर्कुलर पाथ पे कोई भी चलेगा, सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए सेंटीमीटर फोर्स चाहिए। वो कैसे होगा? तो लिखे कि फॉर मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, फॉर मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, जो फोर्स ऑफ सेंटीमीटर फोर्स होता है F सेंटीमीटर, that is provided by electrostatic force between these two equals to F electrostatic मतलब ये कि बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेंटीमीटर फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, नेचर में पाया जाने वाला कोई भी फोर्स सेंटीमीटर फोर्स का काम कर सकता है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, वो फ्रिक्शन हो, वो नॉर्मल रिएक्शन हो, कोई भी फोर्स इसका काम कर सकता है। तो फिलहाल अगर इस सर्कुलर पाथ पे चलेगा तो उसे सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाना होगा, तो जो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, तो सोचो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो होता कितना है, mv²/r होता है। ये फोर्स होता है mv²/r, ये एंड ये देगा कौन, सेंटर की तरफ खींच कौन रहा है सर, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव न्यूक्लियस खींच रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, k q1 q2/r²। देख लीजिए mv²/r जो हमें सेंटीमीटर फोर्स चाहिए, दैट इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कितना है, k q1 q2/r²। बच्चों इन दोनों को इक्वेट करो, एक इक्वेशन बनेगी, उसी इक्वेशन को लेके हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे इनको आप इक्वेट करोगे इक्वेशन बन जाएगी। अलग अलग है ना, सॉरी सर बट दोनों फोर्स तो अलग अलग है ना, नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक देखिए यहाँ फोर्स केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक है, फोर्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही लग रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच रहा है, वही एक फोर्स लग रहा है ना, और कोई फोर्स नहीं है। सेंटीमीटर फोर्स क्या होता है, कोई भी फोर्स जो सेंटर की तरफ लगे वो सेंटीमीटर फोर्स होगा, उसको mv²/r के बराबर करते हैं, ठीक है। आप जब किसी एग्जांपल उठाइए, जब आपने एक पत्थर को एक धागे से बांध के सर्कुलर पाथ पे घुमाते ही हो, तो देखिए सर्कुलर पाथ पे चलता है, और धागे का जो टेंशन होता है वो वहाँ पे वो सेंटीमीटर फोर्स होता है, टेंशन फोर्स, ठीक है। अगर मान लो पाइप है, पाइप में कोई बॉल घूम रही है इसके अंदर, तो इस पे सेंटर की तरफ फोर्स कौन सा लगेगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन वो सेंटर की तरफ लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन चल रहा है सर्कुलर पाथ पे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव न्यूक्लियस जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये सेंटीमीटर फोर्स का काम करेगा। सेंटीमीटर फोर्स मैंने अभी बताया है, मत बोलिए दोनों अलग अलग फोर्स, सेंटीमीटर फोर्स कोई फोर्स ही नहीं है, नेचर में पाया जाने वाला कोई भी फोर्स सेंटीमीटर फोर्स बन सकता है, जो सेंटर की तरफ लगे वो सेंटीमीटर फोर्स। यहाँ पे क्या लग रहा है, अगर धागे में बांध के पत्थर घुमा रहे हैं तो इस धागे का जो टेंशन है वो सेंटीमीटर फोर्स है। पाइप के अंदर एक बॉल घूम रही है, पाइप का नॉर्मल रिएक्शन सेंटीमीटर फोर्स है। इलेक्ट्रॉन चल रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो इलेक्ट्रॉन को जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंटीमीटर फोर्स है। तो सेंटीमीटर फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, फिर बोल रहा हूँ, नेचर का कोई फोर्स जो सेंटर की तरफ लगे एक सर्कुलर पाथ पे घूमते हुए पार्टिकल, वो सेंटीमीटर फोर्स है, ठीक है। सर चार्ज का मैग्नीट्यूड भी लेंगे कि उसके साथ साइन भी लेंगे? बेटा फोर्स में केवल मैग्नीट्यूड रखेंगे, जब एनर्जी निकालेंगे तो साइन रखेंगे, ये पहले ही बताया, तो वही चीज अभी भी एप्लीकेबल है। सर चलो एक, हाँ बोलिए सर, वो न्यूक्लियस के अंदर प्लस Ze चार्ज कैसा है, एक बार बता दीजिए ना। बेटा अभी मैंने जब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बताया था उस पर वापस जाइए, वहां देखिए इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद भी न्यूक्लियस पे प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने के बराबर चार्ज होता है। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, हीलियम में 2 प्रोटॉन का चार्ज है,
लिथियम में 3 प्रोटॉन का चार्ज है, जितने प्रोटॉन होंगे z नंबर ऑफ प्रोटॉन है इन दैट इनटू e, e मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन का उतना चार्ज होगा यहाँ पे। z नंबर ऑफ प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, हर प्रोटॉन का चार्ज उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का है ना। तो z इंटू ई कर दो, e मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज है, उतना चार्ज न्यूक्लियस पे होगा। चलिए अब इसको बताइए जरा कि इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो mv स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर अपन r इक्वल टू हो जाएगा k, q1 कितना हो गया, q1 हो गया न्यूक्लियस का चार्ज Ze, q2 हो गया e और अपन r स्क्वायर। तो mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू k Ze स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। देखो बच्चों यहां से एक r कैंसिल हो जाएगा, ये पावर कैंसिल होगी, हमारे पास बचेगा mv स्क्वायर इक्वल टू k Ze स्क्वायर अपॉन r। ये इक्वेशन 1 लिख दो, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो mv स्क्वायर r को इधर मल्टीप्लाई कर दो, आके सिर्फ r को इधर ले आओ, ये mv स्क्वायर r इक्वल टू k Ze स्क्वायर, k Ze स्क्वायर इक्वेशन 1 डैश। ठीक है, ये दोनों सेम ही इक्वेशन, खाली इस r को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं, इक्वेशन सेम ही। तो इस प्रकार से आप देखो mv स्क्वायर इक्वल टू k Ze स्क्वायर आ चुका है, ये इक्वेशन 1 आ गई। इक्वेशन 1 अननोन 2 रेडियस वीडियो पॉज हो गया। सर वीडियो पॉज हो गया आपका। यस सर। सर वीडियो पॉज्ड है आपका। हेलो, हाँ बच्चों, यस सर, आवाज आवाज आ यस रही है सर, ना। यस यस आ रही है। देखो फ्रॉम बोर्स मॉडल क्या है, बोर्स मॉडल का सेकंड पॉइंट अपने कॉपी में देखा हुआ तो था कि mvr इक्वल टू n h अपॉन 2 पाई, ये सेकंड पॉइंट है बोर्स मॉडल का। दूसरा पॉइंट देख लो, ये बच्चों एक इक्वेशन m और वेलोसिटी और रेडियस अननोन है, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, इन दोनों को सॉल्व कर लो। मुझे लगता है रेडियस पहले वेलोसिटी आ जाएगी फिर रेडियस आ जाएगी। जैसे मुझे लगता है इक्वेशन 1 डैश में अगर 2 से डिवाइड कर दो तो m कैंसिल, r कैंसिल, v स्क्वायर में से v निकलेगा, अपने आप v आ जाएगा। इक्वेशन 1 डैश अपॉन, हाँ बोलिए। सर वीडियो क्लियर नहीं है, एक बार सेकंड इक्वेशन पढ़ दीजिए ना। मैं आगे करता हूँ, रुको ना, वीडियो क्लियर नहीं है, पैसा थोड़ी है, रुक जाओ। अभी ठीक है ना वीडियो? यस सर। ठीक। तो देखो जरा इक्वेशन 1 जो है ना, इक्वेशन कुछ ऐसे देखना हमको जो आपको बताया गया कि mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई हो गया है, इक्वेशन आ गई है। अब हम करेंगे, मुझे लगता है इक्वेशन 1 डैश में 2 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 डैश अपॉन इक्वेशन 2 डिवाइड करो, तो ऐसा हो जाएगा, ये mv स्क्वायर अपॉन r 1 डैश में है अपॉन कुछ इधर आ जाएगा और k Ze स्क्वायर है, k Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 से डिवाइड करोगे। देखो बच्चों 2 से डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, 2 में है क्या, 2 में है mvr इधर
इधर है NH/2 पाई, NH/2 पाई, ये है ना। तो देखो जरा, ये MVR पूरा कैंसिल होगा, यहां से M कैंसिल, यहां से R कैंसिल, यहां से V कैंसिल, है ना। इसमें कुछ कैंसिल नहीं होगा, सीधे सीधे हमको वेलोसिटी निकल के आ रही है, यहां से वेलोसिटी का फॉर्मूला सीधे सीधे निकल के आ रहा है। कितना आ गया वेलोसिटी? वेलोसिटी V इक्वल टू आ चुका है हमारे पास, ऊपर कर दें अभी ना, ऊपर कर दें बच्चों। यस यस सर। देखिए वेलोसिटी भी आ चुकी है हमारे पास, k z स्क्वायर 2 पाई ऊपर जाएगा, 2 पाई k z स्क्वायर अपॉन NH, k z स्क्वायर अपॉन NH। ये इसमें जो जो कांस्टेंट है उनको अंदर रख लेते हैं, जो वेरिएबल उनको बाहर कर देते हैं। v इक्वल टू आ जाए कांस्टेंट, देखिए कांस्टेंट ब्रैकेट में आ जाएंगे, कांस्टेंट आ रहे हैं, ये 2 पाई कांस्टेंट है, k सर कांस्टेंट कैमरा है, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। अभी तो किया था, हेलो, और ऊपर, ठीक है ना। तो 2 पाई k z स्क्वायर, 2 पाई k z स्क्वायर अपॉन NH है। इसमें कांस्टेंट क्या क्या है, ये सब कांस्टेंट, ये इतना कांस्टेंट है, ये z नहीं, z वेरी करेगा, ये कांस्टेंट है, e स्क्वायर कांस्टेंट है, तो 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन नीचे h कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। तो वेरिएबल क्या बचा, सब वेरिएबल ऊपर बचा z, नीचे n, तो z बाई n, z ऊपर n नीचे, ये देखिए ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, ये आपको याद रखना है ना। शॉर्ट एक नंबर डिजिट रहता है ना सर, 0.5 कुछ करके होता है ना। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। सर कांस्टेंट को अगर सॉल्व करेंगे तो सर 0.5 समथिंग कुछ आएगा। कांस्टेंट की वैल्यू रख के देखते हैं अभी, पहले तो ये फॉर्मूला याद रखिए, इस पे भी क्वेश्चन बनता है, इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए फॉर्मूले को तो आपको याद रखना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। अच्छा अब देखो, इस कांस्टेंट की वैल्यू रखते तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आता क्या है, जितने कांस्टेंट है सबकी वैल्यू रख दो, तो आएगा 2.188, सारे कांस्टेंट रखें, सीजीएस में रखें तो 2.188, 10 टू द पावर -8, ध्यान रखिए 10 पावर -8, 2 याद रखिए 2.188, 8 पे खत्म तो पावर भी 8 है, -8 इंटू 2.188 10 पावर 8, और z बाई n तो ही, z बाई n तो ही ना, इंटू z बाई n, z बाई n सेंटीमीटर पर सेकेंड बनेगा फॉर्मूला बच्चों। ये वैल्यू ऐसी आई कि हमने सीजीएस सिस्टम वैल्यू रखी हुई है, ये पूरा फॉर्मूला है 2.188 10 पावर -8 z बाई n। z वेरी करेगा, मतलब एटम कौन सा आपने लिया है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, क्या है, तो z रखो, और फिर हमें कौन से ऑर्बिट की वेलोसिटी चाहिए, n है ऑर्बिट है, z एटॉमिक नंबर, n ऑर्बिट है, पहले ऑर्बिट में वेलोसिटी चाहिए, दूसरे ऑर्बिट में वेलोसिटी चाहिए, तीसरे ऑर्बिट में वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी किस ऑर्बिट में चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई, तो ये 3 डैश हो गई, इक्वेशन 3 और 3 डैश। k का वैल्यू क्या रहेगा? बेटा k का वैल्यू अगर याद करो, जब बताया था फॉर्मूला तो बताया था, सीजीएस सिस्टम में k की वैल्यू 1 होती है, और एसआई सिस्टम में k की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। यस सर। ठीक है, वही वैल्यू रखो वहां से, सीजीएस में 1, फिलहाल हमने सारी वैल्यू सीजीएस में रख रहे हैं, सीजीएस में 1 रख दो, तो आज जो भी वेलोसिटी, इसमें z रखोगे, n रखोगे, पहले अगर आप चाहते हो पहले ऑर्बिट में रेडियस क्या है तो n = 1 रख दो, किसी भी एटम का z रखो, पहले ऑर्बिट की रेडियस, दूसरे ऑर्बिट की वेलोसिटी, तीसरे ऑर्बिट की वेलोसिटी, हर ऑर्बिट की वेलोसिटी आप निकाल सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो, अभी क्या है, वेलोसिटी आ गई, लेकिन हमको रेडियस भी चाहिए, तो एक काम करो ना, ये इक्वेशन नंबर 2 जो थी ना, 2 नंबर इक्वेशन, ये वाली mvr = NH/2 पाई, इक्वेशन नंबर 2 में 3 से v की वैल्यू उठा के 2 में रख दो, 3 को 2 के संग सॉल्व कर लो, 3 और 2 दोनों दिख रहे होंगे आपको ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिख रहा है और 2 यहाँ दिख रहा है, v की वैल्यू उठा के यहाँ से यहाँ उठा के इधर रख दो, रेडियस निकल आएगी, है ना। तो आज आप खुद करके देख लो, रिप्लेसिंग v फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 2, देखिए रिप्लेसिंग v फ्रॉम इक्वेशन 3, रिप्लेसिंग v फ्रॉम इक्वेशन 3
टू इक्वेशन 2, v को हम इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 में रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, रिप्लेस कर दोगे तो देखो क्या आ जाएगा, r इक्वल्स टू, यहाँ v से डिवाइड करना है तो mv, यहाँ से r इक्वल्स टू आ जाएगा, r इक्वेशन NH अपॉन 2 है ना, और mv इधर चला जाएगा, NH n, इधर लिखना आधा वर्ड में प्रॉब्लम हो रहा है, उधर ही लिख देते हैं ना। देखिए बच्चों, इक्वेशन 2 क्या दिया है सर? हाँ सर जैसे कि बोस मॉडल तो सर सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ना वैलिड है। हाँ जी, सर तो ये जो हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो सर सेकंड ऑर्बिट में कैसे निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट ही ऑर्बिट में कब रहेगा? वो घूमने तो जा सकता ना, उसको एनर्जी दी, हायर ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट में चला गया तो जगह हमने बोला एनर्जी तो हायर ऑर्बिट में जा सकता है। फर्स्ट ऑर्बिट नहीं रहेगा? नहीं फर्स्ट खाली होगा, नहीं फर्स्ट उसमें खाली होगा, जंप करके सेकंड में चला गया, थर्ड में जा सकता, फोर्थ में जा सकता, जा कहीं भी सकता है। ठीक है, लेकिन वहां रुकेगा नहीं, वहां रुकेगा 10⁻6 सेकंड, फिर वापस आएगा। ठीक है, चलो इसको देखो जरा, ये NH अपॉन 2 हो गया, यहाँ से हम R निकालना, क्या आ गया, NH अपॉन 2 और साथ में क्या चला गया, 1/mv, 1/mv, ये चला गया। v की वैल्यू उठा करके रखने जा रहे हैं, v की वैल्यू उठा के ये रखेंगे, ये v की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, तो देखो ये हो जाएगा R इक्वल्स टू NH अपॉन 2 मास तो था यहाँ पे, अब v की वैल्यू उठा कर, वेलोसिटी की वैल्यू रख रहे हैं बच्चों, ये वेलोसिटी की वैल्यू कहां से रखेंगे उठा करके, इस इक्वेशन से, ये 2 k z² पूरा, तो देखिए रखते हैं 2 ke स्क्वायर अपॉन h ऊपर चला गया और z है और n ऊपर चला गया, ये देखिए ये फॉर्मूला आ गया, इसकी वैल्यू रखिए। तो अब इसको शॉर्ट कर लेते हैं, तो r कितना आ जाएगा, देखिए r इक्वल टू आ जाएगा, तो यहाँ भी कुछ कांस्टेंट आएगा इनटू समथिंग आएगा, तो समथिंग में क्या है, ये n और ये n स्क्वायर हो गया, तो n स्क्वायर आएगा, और ये z हो गया, n स्क्वायर अपॉन z आ जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या, इस अलावा जो बचा वो सब कांस्टेंट है, उसको यहाँ ब्रैकेट में लिख दो, वो सब कांस्टेंट है, क्या है, ऊपर बचा h इंटू h स्क्वायर, नीचे बचेगा 2 और 2 4 पाई और पाई स्क्वायर, स्क्वायर m के ई स्क्वायर, ये देखिए ये आ गई हमारे, ये हमारे इक्वेशन नंबर 4 हो गई, जो कि रेडियस की फॉर्मूला, रेडियस की, ये रेडियस है, ऐसे याद रखना है आपको इसको, इक्वेशन नंबर 4 है, इसमें आप सारे जो रेड कलर में कांस्टेंट उनकी वैल्यू रख दीजिए, तो रेडियस कुछ ऐसी आ जाती है, r इक्वल्स टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन z, लेकिन ये 0.529 रखा गया ऐसे कि आंसर ये एंगस्ट्रॉम में आ जाए, एंगस्ट्रॉम, ये क्वेश्चन 4 हो गए, 4 डैश हो गए। यहीं पे स्टॉप करेंगे क्योंकि स्कूल का टाइम कुछ का होने वाला है। तो हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला इक्वेशन 3 और 3 डैश, रेडियस का फॉर्मूला इक्वेशन 4 और 4 डैश, ये दोनों आपको याद होने चाहिए बच्चों, इक्वेशन 4 और 4 डैश, 3 और 3 डैश याद होने चाहिए, 4 और 4 डैश याद होने चाहिए, इनको आपको याद करना है, ठीक है ना, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे इन पे। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला भी निकाल लेंगे, एनर्जी भी इसी इन्हीं से इक्वेशन 1 नंबर दिया है, 3 3 डैश 4 4 डैश, नेक्स्ट क्लास में एनर्जी निकालेंगे ना, तो इन्हीं इक्वेशन का याद, इन्हीं इक्वेशन को यूज करेंगे, कहीं एक में हम इक्वेशन 4 को यूज करेंगे एनर्जी निकालने में, इक्वेशन 1 इक्वेशन 4 दोनों को यूज करेंगे, यही इक्वेशन यूज होंगे, तो इंटर रिलेटेड है। अगर समय होता आधे घंटे का भी तो हम करा देते, ठीक है। आप कुछ लोग हैं जिनका 8 बजे स्कूल शुरू होता है, कुछ लोग हैं या कोई नहीं है ऐसा? यस सर है 8 बजे? यस सर मेरा। फिर ठीक है सर, एक डाउट नहीं, बोले
सर यहाँ n मतलब नंबर ऑफ शेल हुआ ना? नहीं, ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हैं? हाँ, वो शेल नंबर, कौन से शेल की बात, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, किसकी रेडियस आप निकालना चाहते हैं, किस शेल में वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। ठीक है, एन मतलब कौन सा ऑर्बिट, ऑर्बिट, शेल, एनर्जी लेवल, एक ही बात। तो और कुछ आपको डाउट पूछना तो बताइए, क्योंकि हमने आज जो बात की मैथमेटिकल मॉडल का इनिशियल है, रेडियस वेलोसिटी आ चुकी है। रेट फॉर्मूला याद रखिएगा 3 3 4 4 आप कुछ लोग बोलेंगे सर इसको 3 की जरूरत क्या, अरे यार इसमें ये इतना बड़ा कांस्टेंट क्या जरूरत है, इसी सारे क्वेश्चन सारी न्यूमेरिकल इससे होंगे, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसी से होंगे, वहां फंस जाइएगा। ऐसे ही न्यूमेरिकल, इसी न्यूमेरिकल में ही यूज करेंगे, थ्योरेटिकल में इसको भी यूज करेंगे, क्योंकि इसमें हमें पता लगता है रेडियस क्या इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे डिपेंड करती है, हाँ चार्ज के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। क्या रेडियस इलेक्ट्रॉन के मास पे डिपेंड करती है, हाँ इलेक्ट्रॉन का मास पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन का मास अगर बदल दें तो रेडियस बदल जाएगी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर हाइपोथेटिकली बदल दें तो रेडियस बदल जाएगी। बट यहाँ इसको इस फॉर्मूले देखो तो पता, इसमें देख के लगे नहीं सर कहाँ, रेडियस तो चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करती, रेडियस तो मास पे डिपेंड ही नहीं करती, इसको देख के नहीं पता लगे, इसको देख के पता लगेगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे, न्यूमेरिकल इससे, थ्योरेटिकल इससे, न्यूमेरिकल इससे, याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। तो आप लोग स्कूल एग्जाम, स्कूल क्लास शुरू होने वाली है, आपको कोई डाउट हो तो बताइए, लास्ट के 5 मिनट में डिस्कस कर लें, नहीं तो 15 मिनट होते तो एनर्जी वाला हम कंसेप्ट करा देते। तो पूरा डेरिवेशन तो आपने देखा ही है ना, पूरा डेरिवेशन बोर्ड पे है ही अभी भी। राइट बच्चों, क्लास एंड करें, ओटीपी सबको बता ही दिया हमने, ठीक है। ओटीपी आपको बता ही दिया, तो क्लास एंड करते हैं फिर, बाकी क्लास कल होगी, कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू थैंक यू सर।